देखना आप, ये जो आपकी बुक है इसमें कौन से पेज पर हैं आप? ये देखो जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ था, इसके नीचे वाला एक पैराग्राफ हमारा पूरा हो गया था, और जो ये ऑल थ्रू द नाइट, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया था। देखना एक बार क्या लिखा है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, उस सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप। लेंचो ने केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचा। उस सारी रात लेंचो ने अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, माने ईश्वर की सहायता। उस सारी रात लेंचो ने अपनी केवल एक उम्मीद या एक आशा के बारे में सोचा, एंड दैट होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो जो होप या वो जो आशा थी वह थी ईश्वर से सहायता प्राप्त करने की आशा। नेक्स्ट देखना आप, हुज आई, जिसकी आंखें। ये बच्चों जो हुज वर्ड है मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका प्रयोग गॉड के लिए हुआ है। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको ये निर्देशित किया गया था। उसकी आंखें यानी परमात्मा की आंखें, जैसा कि लेंचो को निर्देशित किया गया था, क्या? सी एवरीथिंग, ईश्वर की आंखें सब देखती है। जिसकी आंखें सब देखती है बच्चों, उसे ओमनीसाइंट कहते हैं। ओमनीसाइंट इज ए पर्सन हुज आई सी एवरीथिंग। ओमनीसाइंट एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी नजरें सब कुछ देखती है। इसको हिंदी में आप कहते हो अंतर्यामी। भगवान अंतर्यामी हैं, अर्थात वो सब कुछ देखते हैं, उनसे छुपा हुआ कुछ नहीं है। ऊपर एक वर्ड लिखा ओमनीपोटेंट। भगवान ओमनीपोटेंट माने सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीसाइंट, और ऊपर जो वर्ड लिखा गॉड इज ओमनीप्रेजेंट का मतलब ईश्वर सर्वव्यापी हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ईश्वर नहीं है। उर्दू के जो एक शायर हैं मिर्जा गालिब, उनका एक शेर है जिसमें उन्होंने लिखा कि पीने दे शराब मस्जिद में बैठ के, नहीं तो वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा केवल मस्जिद में ही निवास, खुदा जो है केवल मस्जिद में नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर खुदा नहीं है, खुदा हर जगह है। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ओमनीसाइंट, यानी भगवान क्या है? भगवान सबसे बड़ी साइंटिस्ट हैं। यह समझे कि भगवान सबसे बड़े चिंतक हैं। भगवान को हर चीज का पता है, वो हर जगह उनकी नजरें हर चीज देखती है। तो ऐसा लेंचो को बताया गया था। हुज आई सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहां तक कि कोई ऐसी बात जो आपके कंसाइंस में यानी आपकी आत्मा के बहुत गहरे कोने में है, उस बात को भी ईश्वर पढ़ लेता है। यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से आप जो भी कार्य करते हो उन सब के बारे में ईश्वर विदित होता है। ईश्वर तो आपकी भावनाओं तक से विदित होता है, ऐसा लेंचो को बताया गया था। और लेंचो उन्हीं ख्यालों की उधेड़ बुन में सारी रात रहा। देखना आगे क्या है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। मैंने मेटाफर के बारे में बताया था कि लेंचो क्या था। लेंचो आदमी नहीं था, लेंचो तो आदमी की एक लेंचो तो मतलब एक बैल रूपी आदमी था। कैसा था वह? लेंचो एक वृषभ रूपी व्यक्ति था, लेंचो एक बैल रूपी आदमी था। मैंने बताया था मेटाफर का मतलब रूपक होता है। इसका मतलब उसका कंपैरिजन बैल से नहीं किया गया, बल्कि उसके ऊपर बैल होने का आरोप किया गया। इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि लेंचो बैल के समान कठोर परिश्रमी था। इसमें ऐसा कहा गया है कि लेंचो मनुष्य के रूप में साक्षात बैल था। लेंचो मनुष्य के रूप में साक्षात बैल था। इसे आप कहते हैं हिंदी में आप इसको कहते हैं रूपक अलंकार, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मेटाफर। घाणी का बैल, घाणी का बैल एक मुहावरा है, तो घाणी का बैल होने का मतलब है बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला। लेंचो बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर करने वाला व्यक्ति था। आगे देखेंगे बच्चों। लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ ए मैन, लेंचो मनुष्य के रूप में एक बैल या एक वृषभ था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह काम करते हुए। लेंचो मनुष्य के रूप में एक बैल था और वह जानवर के समान काम करता था। इन द फील्ड्स माने खेतों में, खेतों में जानवर की तरह कठोर परिश्रम करते हुए लेंचो जो है एक मनुष्य के रूप में साक्षात बैल था। बट स्टिल, लेकिन मजे की बात यह है कि जो किसान है सारा दिन फिजिकल लेबर करता है,
उस आदमी के इलिटरेट होने की बहुत संभावना है। ये संभावना है कि ऐसा आदमी निरक्षर होगा, लेकिन उसके बावजूद बट मगर स्टिल मगर तो भी ही न्यू हाउ टू राइट, वो लिखना जानता था। ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। यहां बच्चों जो हाउ टू राइट है इसको आप अंडरलाइन कीजिए, और एक ग्रामर की बात है जो मैं आपको समझा रहा हूं, समझें आप। जैसे पहला सेंटेंस, कैन यू टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग? क्वेश्चन मार्क लगाइए, सेंटेंस को गौर से देखो। कैन यू टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग? क्या आप मुझे जो मरमेड्स की सिंगिंग है या मरमेड्स का जो संगीत है उसको सुनना सिखा सकते हो? एक सेंटेंस। दूसरा बता रहा हूं क्या होते हैं मरमेड्स, अभी बताऊंगा मैं आपको। प्लीज शो मी टू ऑपरेट दिस मशीन। तीसरा सेंटेंस, he explained her to solve the equation. ओके, चौथा सेंटेंस, माई सिस्टर नो, KNOW, माई सिस्टर नो टू KNIT knit ए स्वेटर। ओके, देखो आप प्लीज लुक एट द बोर्ड की तरफ। सारे सेंटेंसेस जो मैंने लिख दिए इनको गौर से देखेंगे आप, और ये बात हमेशा याद रहे कि जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसमें कोई एरर हो सकती है, अगर है तो वो आपको निकालनी है। कैन यू टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग? ये बच्चों जो मरमेड शब्द है इसका मतलब होता है जलपरी। जलपरी का मतलब पानी के अंदर मछली के आकार की जो परियां होती है, ये काल्पनिक है। ये जो माइथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें इसका वर्णन होता है। कैन यू टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग? क्या आप मुझे मरमेड्स की सिंगिंग या जल परियों का जो संगीत है उसे सुनना सिखा सकते हो? पहला सेंटेंस। दूसरा, प्लीज शो मी, कृपया मुझे प्रदर्शित कीजिए टू ऑपरेट दिस मशीन, कृपया मुझे इस मशीन को ऑपरेट करना, प्रदर्शित करके बताइए। और आगे वाला सेंटेंस, ही एक्सप्लेन्ड हर, उस पुरुष ने उस स्त्री को एक्सप्लेन किया, माने समझाया, टू सॉल्व द इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन? आप गणित में पढ़ते हो समीकरण, जो समीकरण होते हैं उनको आप क्या बोलते हो अंग्रेजी में? इक्वेशन। तो उसने उसे इक्वेशन को सॉल्व करना बताया, उसने उसे समीकरण को हल करना बताया। और बच्चों अंतिम सेंटेंस है, माई सिस्टर नाउ, मेरी बहन जानती है, टू निट ए स्वेटर, मेरी बहन एक स्वेटर बुनना जानती है। देयर आर सम एरर्स इन एवरी सेंटेंस, इन ऑल दीज सेंटेंसेस, इन तमाम वाक्यों में छोटी मोटी कुछ गलतियां हैं व्याकरण की, उन पर अपने को विचार करना है। देखो बच्चों, आप ये जो पहला सेंटेंस मैंने बोला, कैन यू टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, जब आप बड़े होगे तो जॉन डन नाम के इंग्लिश के एक पोएट है, उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जॉन डन, उनकी एक कविता है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ तथा एक गिरते हुए तारे को कैच करो। ये थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल क्या है? संभव है। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, अगर कोई बॉल गिर रही है तो इट इज पॉसिबल फॉर यू टू कैच इट। पर आसमान से अगर कोई तारा गिर रहा है, टूटता हुआ सितारा, और आपसे कहा जाए जाके इस तारे को कैच कर लो, ये काम थोड़ा मुश्किल नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये असंभव कार्य है। ओके, उनकी ये जो पोयम है जॉन डन की, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, उसी की लाइन लिखवाई है मैंने। क्या? कैन यू टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग? क्या तुम मुझे जल परियों के संगीत को सुनना सिखा सकते हो? इस सेंटेंस में बच्चों गलती का है, ध्यान से सुनना। क्या तुम मुझे जल परियों का संगीत सुनना सिखा सकते हो? सुनना को, ये जो सुनना शब्द है इस पर गौर करो आप। क्या? सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंत में नारा ना, क्या बोला था मैंने यही कहा था
कि अगर किसी वाक्य में किसी वर्ब का प्रयोग इस प्रकार से किया जा रहा है कि उसके अंत में हिंदी अनुवाद करने पर ना आता है, अर्थात क्रिया का जो मूल रूप है उसके अंत में हमेशा ना आता है, और अगर किसी क्रिया को आप किसी वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं कि हिंदी अनुवाद करने पर उसका मूल रूप ध्वनित होता है, तो बच्चों उसको क्या कहेंगे? वो वर्ब नहीं होगी, वो तो नाउन होगी, क्योंकि वह या तो इन्फिनिटिव होगी या वह जिरंड होगी। और मैंने बहुत पहले समझाया, इन्फिनिटिव और जिरंड जो है वो एक प्रकार के नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, वो संज्ञा के समतुल्य होते हैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो सकता है। जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इन्फिनिटिव और जिरंड वर्ब नहीं होते, इन्फिनिटिव और जिरंड तो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। यहां क्या देखा आपने? कैन यू टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। इस सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए बच्चों इस स्थान पर HOW हाउ का प्रयोग करना पड़ेगा। नाउ योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आपका वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। क्या? कैन यू टीच मी हाउ टू हियर मरमेड सिंगिंग। क्या तुम मुझे मरमेड्स की सिंगिंग को सिखा सकते हो? दूसरा सेंटेंस, प्लीज शो मी टू ऑपरेट दिस मशीन। कृपया मुझे इस मशीन को ऑपरेट करना बताओ। कृपया इस मशीन को ऑपरेट करना मुझे प्रदर्शित करके, डिस्प्ले करके, डेमो करके बताओ। करेक्शन का होगा प्लीज शो मी। ये जो टू है बच्चों, इसके पहले HOW हाउ का प्रयोग होगा। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? प्लीज शो मी हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। ओके, ही एक्सप्लेन्ड हर टू सॉल्व द इक्वेशन। गलत, क्या करना पड़ेगा? ही एक्सप्लेन्ड हर हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। ये सेंटेंस शुद्ध है। और अंतिम सेंटेंस देखना, माई सिस्टर नो। बच्चों माई सिस्टर नो पे गौर कीजिए। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। ऐसा मैंने समझाया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाली वर्ब वो सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब्स तो हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब्स आर ऑलवेज प्लूरल इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए उनके अंत में एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। तो करेक्शन का होगा माई सिस्टर। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर एस जोड़ के करेक्शन कीजिए, माई सिस्टर नोज। और दूसरा करेक्शन जो मेजर है, यहां पर बच्चों हाउ शब्द का प्रयोग होगा। माई सिस्टर नोज हाउ टू निट ए स्वेटर। मेरी बहन एक स्वेटर को निट करना जानती है, बुनना जानती है। मेरी बहन जो है एक स्वेटर बुनना जानती है। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जिन सेंटेंसेस में, नियम क्या है बच्चों? नियम पे गौर करो। जिन सेंटेंसेस में TEKTS, गौर से देखना क्या बोला मैंने। जिन सेंटेंसेस में TELL टेल, EXPLAIN एक्सप्लेन, KNOW नो, TEACH टीच, और अंतिम शब्द है बच्चों SHOW। जिन सेंटेंसेस में टेल, एक्सप्लेन, नो, टीच, शो, इन क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, देखो हो रहा है इन क्रियाओं का प्रयोग, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है बच्चों? अगर आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो उसके पहले HOW हाउ भी जोड़ना चाहिए। कौन सी क्रियाएं? बोर्ड की तरफ देखना। जिन वाक्यों में TELL टेल, उसी तरीके से आगे एक्सप्लेन, आगे KNOW नो, और अंत में दिया TEACH टीच, और सबसे अंत में दिया SHOW शो। जिन वाक्यों में इन क्रियाओं का प्रयोग होता है, अगर इनके बाद सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वह सेंटेंस गलत होगा। उसे शुद्ध करने के लिए उसके पहले HOW हाउ भी जोड़ना चाहिए। ये ग्रामर की बात थी। देखो आपका सेंटेंस जो है ऐसा कैसा ही आ रहा है। क्या लिखा है? बट स्टिल ही न्यू टू राइट। टू राइट थोड़ी है, हाउ टू राइट लिखा हुआ है। बट स्टिल ही न्यू, क्यों? KNOW नो, मैंने बोला इधर भी KNOW न्यू आ रहा है। और इसके अलावा बच्चों मैंने और क्रियाएं बताई आपको, केवल नो ही नहीं है, टेल भी आ सकता है, टीच भी आ सकता है, एक्सप्लेन भी आ सकता है, शो भी आ सकता है। अगर इन वर्ब्स का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में हो रहा है और उनके ठीक बाद सेंटेंस में अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपका सेंटेंस व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा। शुद्ध करने के लिए उसके पहले HOW हाउ जरूर जोड़ना चाहिए। ओके, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। परंतु तो भी वह लिखना जानता था।
परंतु तो भी वह एक किसान होने के बावजूद सारा दिन कड़ी मेहनत करने वाले कृषक होने के बावजूद, ये उसकी विशेषता थी, ही न्यू हाउ टू राइट, उसको लिखना आता था, वो साक्षर था, ही वॉज लिटरेट। लिटरेट वह आदमी होता है जो अपना नाम वगैरह लिखने में सक्षम होता है, ऐसे व्यक्ति को हम लिटरेट कहते हैं। महापुरा इज ए वेरी गुड विलेज वेयर एवरीबडी इज लिटरेट। महापुरा एक बहुत अच्छा गांव है जहां हर कोई साक्षर है। लिटरेट का मतलब साक्षर, लिटरेसी माने साक्षरता होता है। ठीक है, आइए बढ़ेंगे हम लोग। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को एट डे ब्रेक, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को सुबह तड़के। तड़के क्या होता है? तड़के वो वाला नहीं है सब्जी का जो तड़का वगैरह, उस तड़के की बात नहीं है। तड़के से मतलब नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे अर्ली इन मॉर्निंग नेक्स्ट डे। इसके लिए कौन कौन से शब्द आते हैं आप एक बार देखना, मैं बताता हूं। देखो बच्चों, एक शब्द आता है एट डे ब्रेक। एट डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह तड़के या सवेरे तड़के, अर्थात बहुत जल्दी। या एट का प्रयोग हुआ, ध्यान से देखना, एट डे ब्रेक। कभी कभी एट द ब्रेक ऑफ डे भी होता है, उल्टा भी हो जाता है, एट द ब्रेक ऑफ डे, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, एक शब्द देखना आप, एट DAWN, डॉन। डॉन क्या होता है? डॉन का मतलब सवेरा होता है। एक DON डॉन होता है, एक DAWN डॉन होता है। DON डॉन तो वह होता है जो जो अपराधी किस्म के लोगों का जो नेता होता है, क्रिमिनल्स का जो चीफ कमांडर होता है, वो डॉन होता है, DON डॉन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपसे DAWN डॉन, पाकिस्तान का अखबार है डॉन। DAWN डॉन का मतलब क्या होता है? सवेरा होता है। ओके, इसके पहले एट का प्रयोग होगा, आइए देखना, एट DUSK, डस्क। ये शाम का समय है, गोधूली कहते हैं। कहते हैं कि जब गायें चर करके वापस अपने घर लौटती है और उन गायों के आने के कारण जो धूल का गुबार उठता है, उस वेला को गोधूली वेला, शाम का समय है, उसको आप कहते हैं एट डस्क। एट डस्क, DUSK, डस्क माने गोधूली। ठीक है, गोधूली जब लिखे बच्चों तो लय के छोटाई की मात्रा लगानी है, बढ़ाई की नहीं, ये हिंदी की बात है। आगे चले आप, तो एट डे ब्रेक हो गया, एट डॉन हो गया, एट डस्क हो गया। ओके, एट सनराइज होता है, एट सनराइज। एट सनराइज बोला बच्चों, एट द सनराइज नहीं बोला है मैंने, देख लेना आप, एट सनराइज। ओके, एट सनसेट। सन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग जरूर होता है, अकेला आ रहा तो, पर सनराइज और सनसेट में आपको इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। एट सनराइज, एट सनसेट। आगे चलो, एट NOON, नून होता है, नून मानी दोपहर। एट नाइट होता है, इन नाइट नहीं होता है, एट नाइट। एट मिडनाइट होता है, एट मिडनाइट होता है। परंतु बच्चों अर्ली इन द मॉर्निंग कहा जाता है, इन द मॉर्निंग, MORNING। एट द मॉर्निंग कभी नहीं कहते, इन द मॉर्निंग कहना चाहिए। इन द मॉर्निंग फिक्स है, ये इडियोमेटिक है, अर्थात जैसा है वैसा है। इन द मॉर्निंग, अब आ रहा है नून, और नून के बाद क्या आएगा? इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, ये इन द आफ्टरनून हो गया। शाम का समय है तो आप कहोगे इन द इवनिंग, ये अंतर आपको आना चाहिए, ये अंतर आपको आना चाहिए। इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है, लेकिन इन सारे शब्दों के पहले बच्चों एट का प्रयोग होता है। सबके मीनिंग, डे ब्रेक मानी सवेरा बताया, डॉन मानी सवेरा बताया, डस्क मानी शाम का समय बताया। ठीक है, उसी तरीके से सनराइज सनसेट आप जानते हो, सूर्योदय और सूर्यास्त। नून मानी दोपहर होता है, और इसके अलावा नाइट है, मिडनाइट है। इन तमाम शब्दों से पहले आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके बाद में बच्चों हम आपसे 2 मिनट के इंटरवल के बाद बात करेंगे।
फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, संडे शब्द को अंडरलाइन करो बच्चों और दिमाग में इस बात को बैठाओ कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जितने भी डे हैं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि दीज आर द नेम्स ऑफ डेज, ये दिनों के नाम हैं। मैंने आपको कहा कि नाम किसी का हो, चाहे दिन का हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जानवर का हो, जगह का हो, शहर का हो, नाम का मतलब प्रॉपर नाउन होता है। ए नेमिंग वर्ड इज ऑलवेज ए प्रॉपर नाउन। एक नाम बताने वाला जो शब्द होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य परिस्थिति में आर्टिकल नहीं आता, विशेष परिस्थिति में आ सकता है। जैसे समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। यहां पर आपने नेपोलियन एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपने द का प्रयोग किया क्योंकि यहां नेपोलियन से तात्पर्य आपका नेपोलियन नहीं है। यहां नेपोलियन से तात्पर्य आपका क्या है? आप यहां पर जो नेपोलियन शब्द है उसका प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह नहीं, कॉमन नाउन की तरह कर रहे हो। नेपोलियन एक व्यक्ति का नाम नहीं है। नेपोलियन वीरों की बिरादरी जो है, वीरों की जात है, वो नेपोलियन है। नेपोलियन वो होते हैं जो योद्धा होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, उनको नेपोलियन कहा जाता है। कई बार हम कहते हैं फला आदमी नारद है, इससे दूर रहा करो, अवॉइड इज कंपनी बिकॉज इज ए नारद। अगर आपने उसको नारद कहा तो आपका तात्पर्य यह है कि इधर की उधर करने वाला है। किसी व्यक्ति को विभीषण कहते हैं, जयचंद कहते हैं, तो दो ट्रेटर्स जो अपने देश के प्रति वफादारी नहीं निभाते, ऐसे लोगों को आप क्या कहते हो कि साहब ये तो विभीषण है, ये तो गद्दार है, इस तरीके से बोला जाता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। यह शेक्सपियर शब्द का मतलब क्या है? जो बड़े नाटककार हैं वो सब शेक्सपियर हैं। यानी जो नाटककारों की बिरादरी है, उनकी जो जात है, उसके सेंस में आपने शेक्सपियर शब्द का प्रयोग किया, और शेक्सपियर शब्द का प्रयोग आपने एक व्यक्ति के अर्थ में नहीं किया। तो विशेष परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? विशेष परिस्थिति में आप प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सामान्य परिस्थिति में ऐसा नहीं होता। महाराणा प्रताप इज ए हरक्यूलस। महाराणा प्रताप इज ए हरक्यूलस, या वाज, महाराणा प्रताप वाज ए हरक्यूलस। महाराणा प्रताप क्या थे? एक हरक्यूलस थे। कौन है हरक्यूलस? हरक्यूलस जो है एक योद्धा का नाम है जिसने यूरोप में थर्मोपल्ली का युद्ध लड़ा, उसको हरक्यूलस कहा गया। तो वो उधर हरक्यूलस था, तो हमारा इधर मेवाड़ का ये जो महाराणा प्रताप है, ये भी कोई हरक्यूलस से कम नहीं थे। इसलिए इनको उनसे क्या किया गया? कंपेयर किया गया। और कंपेयर का मतलब तुलना नहीं, एक का दूसरे पर आरोप किया गया। यही मेटाफर है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यही मेटाफर है, यही रूपक है। मैंने कहा था कि लाइफ इज ए बैटलफील्ड। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक मैदान जंग है। ये क्या है? यही मेटाफर है, इसी को रूपक कहते हैं। आइए देखें। द फॉलोइंग संडे डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट। बिगेन टू बताया था आपको। बिगेन टू का मतलब लगा, लगी, लगे। ही बिगेन टू वीप, वो रोने लगा। शी बिगेन टू डांस, वो नाचने लगी। इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी। ठीक है, इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी। यू बिगेन टू सीम मी नाइस। नेक्स्ट आगे देखेंगे आप। But still he knew how to write the following Sunday at daybreak. He began to write a letter. अगले रविवार को एक पत्र लिखने लगा। अगले रविवार को एक पत्र या एक खत लिखने लगा। विच का प्रयोग किसके लिए हुआ है? लेटर के लिए। क्यों? या हु का प्रयोग नहीं हो सकता। हु का प्रयोग तो मनुष्यों तथा जानवरों के लिए होता है, सॉरी मनुष्यों के लिए होता है। और विच का प्रयोग किसके लिए होता है? निर्जीव वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। और दैट का प्रयोग सबके लिए होता है। तो क्या लिखा है यहां पर देखो आप। He began to write a letter. उसने एक खत लिखना शुरू किया, या वो एक खत लिखने लगा। Which he himself would carry to town. जिसको वह स्वयं, himself को अंडरलाइन करो बच्चों, और इसका मतलब लिखो स्वयं। Which he himself would carry to town. जिसको कि वह स्वयं शहर में ले जाएगा। ऐसा नहीं कि बेटे को दे देगा, भतीजे को दे देगा, ऐसा नहीं करेगा वो। वह स्वयं अपने हाथ से उस कार्य को निष्पादित करेगा। क्या लिखा है? Which he himself would carry to town. जिसको जी वह स्वयं क्या करेगा? टाउन के अंदर, कस्बे में ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और क्या करेगा? एंड ही विल पुट इन द मेल, और जो मेल बॉक्स होती है, डाक पेटी, उस डाक पेटी में जाकर के अपने हाथ से डालेगा। क्योंकि दूसरा तो क्या है, ले जाए लेटर को और कोई लापरवाही कर दे तो वो दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा, वो स्वयं जाएगा और उस पत्र को ले जाकर के किस में डालेगा? डाक पेटी में डालेगा। आगे देखना आप। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। बच्चों, ये जो चीज वो लेके जा रहा था, ये ईश्वर के नाम लिखे गए खत से कम कुछ नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ईश्वर के नाम लिखे हुए खत से कम कुछ भी नहीं था। इसमें देखो बच्चों आप क्या लिखा है।
He began to write a letter which he himself, ये himself वाली बात जो है इसको समझो आप। दो प्रोनाउन होते हैं बच्चों, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है एम्फेटिक। एक जैसे होते हैं पर मैं फर्क बताता हूं। पर्सनल प्रोनाउन लिखो बच्चों। सबसे पहले आ गया आई, और अगर कहा जाए कि आई का रिफ्लेक्सिव बनाओ तो आई का पजेजिव लिखो पहले। तो पजेजिव क्या होगा? माई, और इसमें जोड़ना पड़ेगा सेल्फ। लिखते चलना। ओके, ये वी है, वी का बच्चों पजेजिव क्या बनेगा? अवर, और इसमें जोड़ना पड़ेगा सेल्व्स। देखो एफ नहीं जोड़ा मैंने, वीएस जोड़ा। इसका मतलब एक वचन में तो सेल्फ जुड़ेगा और बहुवचन में सिंगुलर में सेल्फ जुड़ता है और प्लूरल में क्या जुड़ता है? सेल्व्स जुड़ता है। आइए देखना, यू, यह यू बच्चों एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, इसलिए योर सेल्फ भी सही है, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्व्स भी सही है। आगे देखो, ही क्या बनेगा? हिम सेल्फ, एक वचन है। तो यहां गौर करो आप, यहां बच्चों मैंने आई का पजेजिव लिया और उसमें सेल्फ जोड़ा। यहां पर मैंने वी का पजेजिव लिया अवर और उसमें सेल्फ जोड़ा, और यहां बच्चों मैंने यू का पजेजिव लिया और उसमें सेल्फ या सेल्व्स जोड़ा। परंतु यहां मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ही का पजेजिव तो हिज होता है, HIS, लेकिन मैंने हिज में नहीं जोड़ा। किसमें जोड़ा मैंने? हिज सेल्फ थोड़ी किया मैंने हिम सेल्फ किया। ऐसा क्यों किया अभी समझाऊंगा आप। ही, इसके बाद में लिखे आप शी का बनेगा बच्चों हर सेल्फ। ओके, फिर लिखो दे। अब दे का क्या बनता है? देयर, लेकिन देयर नहीं आएगा, देम आएगा, देम, और प्लूरल है इसलिए सेल्फ नहीं आएगा, सेल्व्स आएगा। आइए लिखो इट, और इट का लिखना बच्चों इट सेल्फ। ओके, और आइए क्या लिखो? ये वन है और वन का होता है बच्चों वन सेल्फ। अब ध्यान से सुनो, निष्कर्ष ये निकला कि अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, अगर प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है, बात को ध्यान सुनो, फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए पजेजिव के अंत में एक वचन के साथ सेल्फ तथा बहुवचन के साथ सेल्व्स जोड़ना चाहिए। लेकिन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तब आप क्या करोगे? तब पजेजिव में नहीं, तब उसके ऑब्जेक्ट के अंत में एक वचन के साथ सेल्फ तथा बहुवचन के साथ सेल्व्स जोड़ना चाहिए। इस तरीके से तो इसकी होती है बनावट। ये तो मैंने आपको बताया फॉर्मेशन, किस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रयोग करते हो। लेकिन बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक होते हैं, फिर भी दोनों में एक अंतर है। तो इनकी बनावट एक जैसी होती है, परंतु इनका जो यूसेज, इनका जो प्रयोग है उसमें फर्क है। तो इनका जो प्रयोग का फर्क है वो मैं आपको वाक्यों के माध्यम से क्लियर करता हूं। आप एक बार इसको उतारो फटाफट और एक सेंटेंस लिखो। लिखो, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल हर सेल्फ punished, the principal herself punished. Okay, the principal punished herself। दोनों बच्चों गौर से देखो बच्चों, द प्रिंसिपल herself punished। किसी स्कूल की प्रिंसिपल है कोई महिला, और बच्चों ने जब कोई अपराध किया या अपना होमवर्क पूरा नहीं किया तो स्वयं प्रिंसिपल ने बच्चों को दंडित किया। प्रिंसिपल ने टीचर पर विश्वास नहीं किया, स्वयं ने जाकर के अपने हाथों से बच्चों को दंडित किया। यहां आपने क्या देखा? ये प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल स्वयं कोई काम कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले वाक्य में देखो, द प्रिंसिपल पनिश्ड हरसेल्फ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो कई बार ये होता है ना कि अपना कान पकड़ के स्वयं अपने गाल पर एक लपड़ लगाता है। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि द प्रिंसिपल पनिश्ड हरसेल्फ, प्रिंसिपल ने स्वयं को दंडित किया। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम जो है
सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का रिफ्लेक्शन या उसकी परछाई अगर स्वयं सब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है या कर्ता के द्वारा किए गए काम का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और जब किसी कार्य को स्वयं कर्ता के द्वारा निष्पादित किए जाने की बात पर बल दिया जाता है, उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। निष्कर्ष यह है कि यहां पर जो हर सेल्फ है बच्चों, ये एम्फेटिक है। क्या ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। और यहां पर जो हर सेल्फ है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, एक शब्द होता है बच्चों एम्फेसिस, गौर से देखना, एम्फेसिस। एक शब्द होता है एम्फेसाइज, एम्फेसाइज। एक शब्द होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। देखो आप, ये जो एम्फेसिस है बच्चों, इसका मीनिंग होता है बल। एम्फेसिस का मतलब बल होता है और ये नाउन होता है, नाउन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती। ये जो नीचे शब्द लिखा है बच्चों एम्फेसाइज, इसका मीनिंग होता है बल देना, इसका मीनिंग बल देना होता है। ये एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड। ओके, तो ये क्या है बच्चों, ये वर्ब है, ठीक है। इसका मीनिंग बल होता है, इसका मीनिंग बल देना होता है। और ये जो रिफ्लेक्शन है, इसका मीनिंग प्रतिबिंब या परछाई होता है। आपने यहां क्या देखा कि यहां पर द प्रिंसिपल के द्वारा जो किया गया काम है, उसका फल स्वयं प्रिंसिपल के ऊपर ही आकर के गिर गया। आपका ये जो सेंटेंस किताब में आ रहा है वो ये है, हिमसेल्फ वुड कैरी द लेटर टू द टाउन। लेंचो स्वयं पत्र को लेकर के कस्बे में जाएगा एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और जाकर के वह जो मेल बॉक्स है या जो डाक पेटी है उसमें स्वयं अपने हाथों से डालेगा। यहां पर बच्चों जो हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह नहीं हुआ है, वो एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह हुआ है। जनरली एम्फेटिक प्रोनाउन के सेंस में जब इसका प्रयोग होता है तो इसका स्थान सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। जनरली जब एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह इन प्रोनाउंस का प्रयोग होता है तो एम्फेटिक प्रोनाउन का स्थान जनरली सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। और अगर सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में फासला है, सब्जेक्ट और इसके बीच में फासला है, तो इसका मतलब ये एम्फेटिक का काम नहीं कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव का कर रहा है। और अर्थ करने पर आपको ये देखना चाहिए कि जब कर्ता कोई काम करता है और उसका फल आकर के स्वयं कर्ता पर पड़ जाए, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसको मानना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उदाहरण। और अगर कर्ता के द्वारा किए गए या निष्पादित किए गए कार्य पर इस बात का बल दिया जाए कि खुद कर्ता ने किया है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट आगे देखें, इट वॉज द थिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और ये ईश्वर के नाम लिखे गए खत से कुछ भी कम नहीं था। लेस देन और फ्यूअर देन, बोर्ड पे लिखो बच्चों, आप अपनी नोटबुक में लिखो, मैं बताता हूं आपको क्लियर करके। एक शब्द होता है लेस देन और दूसरा होता है फ्यूअर देन। दोनों का फर्क भी आपको समझ में आना चाहिए। डिग्री आप जानते हो, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट होती है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट होती है, हाई हायर हाईएस्ट होती है, लेकिन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होती है। ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल होती है, पॉपुलर मोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर होती है। अच्छा, आप समझे एक शब्द है लिटिल, LITTLE। लिटिल माने क्या होता है, कम। मात्रा के लिए इसका प्रयोग होता है, क्वांटिटी के लिए दिस वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर क्वांटिटी। ये डिटरमिनर के रूप में जब इसका प्रयोग होता है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव अगर ये है तो ये हमेशा अपने बाद में क्या बताता है, इसके बाद आने वाला नाउन जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। इसका प्रयोग क्वांटिटी के लिए होता है। लिटिल सेकंड डिग्री क्या बनेगी, लेस। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, LEAST, लेस्ट। लिटिल लेस लिस्ट। इसका मतलब कम होता है, इसका मतलब कमतर होता है, इसका मतलब सबसे कम होता है। लेकिन इनका प्रयोग संख्या के लिए नहीं होता, इन तीनों का प्रयोग होता है बच्चों क्वांटिटी के लिए। क्या होती है क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है। इन तीनों का प्रयोग क्वांटिटी या मात्रा के लिए होता है। आगे एक शब्द और देखेंगे, FEW फ्यू। फ्यू की कंपेरेटिव डिग्री बनेगी फ्यूवर, और इसकी बच्चों सुपरलेटिव डिग्री बनेगी फ्यू वेस्ट। ऊपर देखो यहां लिखा है मैंने SD माने सुपरलेटिव डिग्री, CD का मतलब कंपेरेटिव डिग्री, न कि कॉम्पैक्टेड डिस्क, वो नहीं है। CD माने
कंपेरेटिव डिग्री। और यहां लिखा बच्चों मैंने पीडी, पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है। तो ये समझें आप, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। फर्क यह है कि लिटिल लेस लिस्ट का प्रयोग तो क्वांटिटी के लिए होता है, फ्यूवेस्ट का प्रयोग हमेशा नंबर के लिए होता है। नंबर NUMBER, नंबर माने संख्या बताने के लिए होता है। सेंटेंस से देखो, अपनी बात क्लियर करता हूं, आप लिखो यू शुड। डॉक्टर ने कहा किसी मरीज को कि भाई तुम बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हो, तो यू शुड स्मोक, यू शुड स्मोक लेस सिगरेट्स, तुमको सिगरेट कम पीने चाहिए, ऐसा एक डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया। यू शुड स्मोक लेस सिगरेट्स, आपको सिगरेट्स या धूम्रपान कम करना चाहिए क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इस सेंटेंस को बच्चों शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप क्या देख रहे हैं? सिगरेट्स, ये है PCN। क्या होता है PCN? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब नंबर संख्या है, तादाद है, ये मात्रा नहीं है। और आप क्या करते हो? अगर संख्या है तो संख्या के लिए यू शुड स्मोक लेस सिगरेट्स, इसको काट के क्या करना चाहिए? यू शुड स्मोक फ्यूअर सिगरेट्स, यू शुड स्मोक फ्यूअर सिगरेट्स। यहां पर फ्यूअर का प्रयोग हुआ क्योंकि आगे जो नाउन आ रहा सिगरेट्स वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और उसके पहले आपको लेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि लेस का प्रयोग तो मात्रा के लिए होता है। दूसरा सेंटेंस देखो, यू शुड टेक, यू शुड टेक लेस फैट्स, यू शुड टेक लेस फैट्स इन योर डाइट। डॉक्टर ने यह भी कहा कि आपको आपका जो आहार है, भोजन, आपके आहार में आपको वसा कम लेना चाहिए। तो फैट्स जो है बच्चों, 1 फैट 2 फैट 3 फैट तो होता नहीं, अनकाउंटेबल है, मात्रा है, इसलिए इसके पहले जो लेस आया वह बिल्कुल सही आया। अगर अनकाउंटेबल नाउन आप यो समझें कि अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके लिए तो आपको लिटिल लेस लिस्ट का प्रयोग करना चाहिए, और अगर नंबर संख्या की बात आ रही है तो उसके पहले आपको फ्यूवेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये तो बच्चों जो मुख्य अंतर है वो है। आपने यहां क्या देखा? इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर। आप बोलोगे सर ए लेटर आ रहा है, ए लेटर आ रहा है, ये कोई मात्रा थोड़ी है, फिर भी इसके पहले लेस का प्रयोग क्यों हो रहा है? यही तो बात है। आप ये भी बताइए मुझे, मैंने आपको कहा कि ये चीज एक मार्कर से कम नहीं है, इसका मतलब ये बताओ कि ये एक मार्कर है, क्या ये एक मार्कर से कम भी हो सकता है? क्या एक से भी कोई कम संख्या होती है क्या? गणित में 0 होती होगी, पर 0 हमारी दृष्टि में कोई संख्या नहीं है। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर ए लेटर जो है उसको आप संख्या के रूप में न मान के उसका आकार और कलेवर है उसके रूप में माने। और यह बताया कि ये आकार की दृष्टि से, ये कलेवर की दृष्टि से, ये आकार, ये साइज एंड शेप की दृष्टि से किसी ईश्वर के नाम लिखे गए खत से कम कुछ भी नहीं था। ये इसमें लिखा हुआ, इसलिए यहां पर कौन सा शब्द आया? लेस। नियमानुसार आना क्या चाहिए था? फ्यूअर। मगर फ्यूअर तो तब आता जब PCN होता, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कहां है आज ये प्लूरल काउंटेबल नाउन? ए लेटर है, तो ए लेटर का प्लूरल बेशक बन सकता है, परंतु यहां पर ए लेटर का तात्पर्य जो है उस लेटर का जो अस्तित्व है या उस लेटर का जो कलेवर है, उसका जो साइज है, उसके सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। अच्छा बच्चों, तो लेटर के अंदर पहली लाइन वो लिखता है कि गॉड ही रॉट, भगवान उसने लिखा। और उसने क्या लिखा, ये बात बच्चों हम अगली क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।